दोस्तों 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन दोनों डेट्स में इतना डिफरेंस क्यों? क्यों नहीं हम गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस एक ही दिन मनाते हैं? तो ये डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और आपने कभी सोचा है 26 जनवरी ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों? क्यों इसी दिन हमने डिसाइड किया कि ये दिन हमारा गणतंत्र दिवस होगा और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार क्यों किया? जब संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई? तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम श्याम किशोर है, मेरे चैनल का नाम ल्यूमस ड्रीम्स है दोस्तों। और आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के नजरिए से, भारत के नजरिए से, क्योंकि इस महीने में 26 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं संविधान दिवस। तो मैं आपको आज अपनी वीडियो में संविधान के बारे में बताने वाला हूं। मेरी वीडियो का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो यही होगा कि संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको बताने वाला हूं संविधान बना कैसे, किन परिस्थितियों में संविधान बना और संविधान बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आए, किन लोगों ने संविधान बनाने में योगदान दिया और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमें संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की अपनी शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात है 1858 की, 1858 की। उस समय में ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश संविधान के कुछ अधिनियम लागू करने की कोशिश की गई। उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उस एक्ट जो ये एक्ट था दोस्तों, इस एक्ट को बनाने में केवल और केवल ब्रिटिश सरकार का फायदा था। और ब्रिटिश सरकार ने इसके बाद, इस एक्ट को लागू करने के बाद भी बहुत से ऐसे एक्ट लागू किए जिनमें केवल और केवल ब्रिटिश शासकों का फायदा हुआ। उनमें भारत या भारतीयों के विकास का कोई लेना देना नहीं था। उनमें से एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरा एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और चौथा एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1902। और लास्ट जो इसमें एक्ट था वो था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये जितने भी एक्ट बनाए गए थे दोस्तों ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए थे, ब्रिटिश संविधान के द्वारा बनाए गए थे दोस्तों। इनमें भारतीयों की तरक्की, भारतीयों के विकास से कुछ लेना देना नहीं था। तो जैसे जैसे समय बीता दोस्तों 1895 आया, 1895। उस समय पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा, उस समय ब्रिटिश इंडिया के शासकों के सामने। उसके बाद दोस्तों 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू जी ने भारत में संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव उस समय की सरकार के सामने रखा। इस ड्राफ्ट को दोस्तों हम लोग नेहरू रिपोर्ट या फिर स्वराज संविधान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों समय आया 1934 का। उस समय एम.एन. रॉय ने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव सामने रखा। जो एम.एन. रॉय थे दोस्तों वो उस समय कम्युनिस्ट मूवमेंट के संस्थापक थे और रेडिकल डेमोक्रेटाइजेशन के समर्थक थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1935 की। 1935 में दोस्तों आईएनसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा एक ये ऑफिशियल मूवमेंट बन गया कि हमें अपना संविधान सभा बनानी पड़ेगी जिसमें हमें अपना खुद का संविधान चाहिए। इसके 3 साल बाद दोस्तों 1938 में आधिकारिक तौर पर संविधान बनाने का प्रस्ताव की जो मांग थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। और इसी दौरान दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया, जिसके लागू होने के बाद दोस्तों भारतीयों के हाथ केवल निराशा लगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि भारतीयों का विकास हो। यह एक्ट अगेन भारतीयों के लिए नहीं था दोस्तों, ये ब्रिटिश शासकों के फेवर में था। इसी दौरान दोस्तों 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्वतंत्र भारत का संविधान भारतीय वयस्क मताधिकारों द्वारा चुनी हुई संविधान सभा द्वारा बनाना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं 8 अगस्त 1940 की। इस तारीख में ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से एक अगस्त ऑफर नाम का एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में दोस्तों ये वादा किया गया, ये प्रॉमिस किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही भारत के भविष्य के निर्माण हेतु भारत के संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाएगी।
दोस्तों 1942 में इसी विषय को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री एटली ने उस समय अपनी कैबिनेट के एक सदस्य जिनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन को लॉन्च किया और उन्हें भारत भेजा। हालांकि इस मिशन को कंप्लीटली असफल कर दिया गया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस मिशन के प्रस्ताव से खुश नहीं थे। दे डिड नॉट अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस मिशन। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम डोमिनियन स्टेट्स अपनाने के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं थे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग का यह कहना था कि हमें अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए, हमें अपना एक अलग देश चाहिए। तो इसके चलते क्रिप्स मिशन जो था बिल्कुल फेल हो गया। इसके बाद दोस्तों 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिनमें 3 सदस्य शामिल थे। एक का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकंड थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और थर्ड जो थे मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा भारत के संविधान का ढांचा उस समय में तैयार हुआ दोस्तों। अब दोस्तों एक और नई समस्या सामने आके खड़ी हो गई। संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव जो था पारित हो चुका था कि भारत में संविधान सभा बनाई जाएगी और उसके तहत में भारत के संविधान को लिखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत का संविधान कौन लोग लिखेंगे, कितने उसके सदस्य होंगे, कितने उसके टोटल मेंबर होंगे। तो इन सब चीजों के लिए दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 लॉन्च किया गया। इसके तहत हुआ यह दोस्तों कि उस समय के प्रोविंस और उस समय के प्रिंसली स्टेट, इन सभी की जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों को शामिल किया गया। उस समय में यह किया गया कि जितने भी प्रोविंस है, जितने भी प्रांत हैं, उनमें 10 लाख लोगों के ऊपर एक सदस्य को कैबिनेट की संविधान सभा के सदस्य की सीट दी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ अनुपात उस टाइम में बनाया गया दोस्तों। तो इस तरीके से करके टोटल 389 सीट्स जो थी वो अलॉट हुई संविधान सभा के सदस्यों के लिए, जिसमें से कि 296 जो थी वो उस समय में ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स की थी और बाकी जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की थी। अब दोस्तों बात करते हैं जुलाई से लेकर अगस्त 1946 की। ये वो समय था दोस्तों जब ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की सीट्स जो थी 296, इन सभी सीटों पर चुनाव हुए और अगस्त 1946 में वो चुनाव पूरे हो गए। इन 296 सीटों में से दोस्तों आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और बाकी 15 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली दोस्तों। हालांकि दोस्तों संविधान सभा के जो चुनाव थे वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराए गए थे। इन सभी सदस्यों का चुनाव एक रिस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा किया गया था। इसने सभी धर्म के लोगों का चुनाव किया, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, एससी, एसटी और इन सभी वर्गों से संबंधित महिलाएं। अब आते हैं दोस्तों 6 दिसंबर 1946 पे। ये वो दिन था जब संविधान सभा की स्थापना हुई और उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभागृह, जिसको हम संसद का सेंट्रल हॉल आज की डेट में बोलते हैं, वहां संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा को दोस्तों संबोधित करने वाले जेबी कृपलानी थे और दोस्तों इस सभा की अध्यक्षता उस समय में फ्रेंच परंपरा के अनुसार जो सबसे बुजुर्ग थे उस समय के सच्चिदानंद जी ने की। इस सभा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2 लोग शामिल नहीं थे, एक तो गांधी जी शामिल नहीं थे और ऊपर से जिन्ना शामिल नहीं थे। और इसी सभा का बहिष्कार, जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने ये कहते हुए कहा कि हमें अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए, तो हम इस सभा का बहिष्कार करते हैं। 11 दिसंबर 1946 दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं और हरेंद्र कुमार मुखर्जी इस सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। इस सभा में दोस्तों कुल मिलाकर 211 सदस्य बैठे थे संविधान की पहली सभा में। जो संविधान सभा में ये डिसाइड हुआ कि अब हमें संविधान का निर्माण करना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को कुल मिला के 165 बैठक करनी पड़ी, मीटिंग करनी पड़ी और इन सभी मीटिंग्स में दोस्तों प्रेस और आम जनता को संपूर्ण रूप से आमंत्रित किया गया था अपने सुझाव और अपने आइडियाज देने के लिए। अभी अभी संविधान सभा के सदस्य जो थे वो अपने नए नियमों के अंदर ढल ही रहे थे कि इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया जो कि आगे चलकर भारतीय संविधान की नींव बना दोस्तों। इस प्रस्ताव को दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यही वो स्वतंत्र भारत के लिए
वो विजन था जो कि आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में फंडामेंटल और फिलॉसफी को इसमें निर्धारित किया गया था दोस्तों। ये रेजोल्यूशन संविधान की के लक्ष्य और उसकी उद्देशिका बना आगे चलकर। इसके अंतर्गत दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारा भारत एक फुली सोवेरियन रिपब्लिक होगा। ये अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ के रूप में हमारे देश में ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट और ऐसे भी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जो भारत में विलय होना चाहते हैं, जो भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवसर और कानून के समक्ष समानता के साथ साथ विचार की अभिव्यक्ति, भ्रमण, संगठन बनाना, धार्मिक विश्वास इत्यादि सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ ही बैकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स, माइनॉरिटीज इत्यादि समूह के लोगों को भी समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेहरू जी ने कहा कि स्वतंत्र भारत की सभी पावर और अथॉरिटी की अंतिम जो स्रोत होगी, जो सोर्स होगी, वो भारत की जनता होगी। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा एक मत से स्वीकार कर लिया गया। इसी रेजोल्यूशन में भारतीय संविधान को लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। और इसी रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन आज के समय में संविधान के प्रियम्बल के रूप में यानी कि उद्देशिका के रूप में जाना जाता है दोस्तों संविधान बनाने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि ब्रिटेन में सरकार बदली और क्लेमेंट एटली ने, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि अब इंडियन पार्लियामेंट को पावर ट्रांसफर की जाएगी और ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद 3 जून 1947 को इंडिया के न्यू लॉर्ड माउंटबेटन ने एक हाउस ऑफ कॉमन्स में नया प्रस्ताव पेश किया ब्रिटेन की संसद में। इस प्रस्ताव के अंतर्गत दोस्तों माउंटबेटन ने कहा कि भारत का विभाजन कर दिया जाना चाहिए, भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाने चाहिए, भारत में 2 देश स्थापित किए जाने चाहिए, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। और इस बात पर उस समय में लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इसी एक्ट की वजह से दोस्तों भारतीय संविधान सभा अब फुली सोवेरियन बॉडी बन चुकी थी, मतलब ये सभा स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है। और इसी के साथ भारत का विभाजन हुआ और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या 389 से घटकर 299 रह गई, क्योंकि बहुत सारे प्रांत पाकिस्तान के अंडर में आ चुके थे। इसके साथ संविधान सभा के समक्ष अब 2 महत्वपूर्ण कार्य थे, क्योंकि संविधान सभा अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन चुकी थी, तो इनके अंतर्गत अब 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। एक था भारत के संविधान का निर्माण करना और दूसरा काम था देश के लिए सामान्य कानून को अधिनियमित करना। और इसी वजह से दोस्तों भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत का पहला पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभा काम कैसे करती थी? जिस समय संविधान निर्माण का कार्य हो रहा होता था उस समय इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। वहीं लेजिस्लेटिव बॉडी का कार्य करते वक्त इस सभा के प्रेसिडेंट जीवी मावलंकर होते थे। ये दोनों कार्य दोस्तों 2 साल 18 महीने 11 दिन तक चले और ये कार्य 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया। दोस्तों किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट ना हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या खड़ी ना हो, इसी रीजन से संविधान सभा ने 22 कमेटियों का गठन किया। इनमें से 8 समितियां बहुत प्रमुख थी। मैं आपको उन सभी समितियों का नाम बताता हूं दोस्तों सबसे पहली समिति बनाई गई मसौदा समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। दूसरी समिति बनाई गई केंद्रीय ऊर्जा समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। तीसरी समिति बनी केंद्रीय घटना समिति, जिसके अगेन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। चौथी थी मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने। पांचवी थी दोस्तों प्रक्रिया समिति, अगेन जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। छठी थी राज्य समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने।
और 7वीं थी सुकाणु समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और 8वीं थी राष्ट्रीय ध्वज तंदर्थ समिति जिसके अध्यक्ष अगेन राजेंद्र प्रसाद बने। दोस्तों मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इनके सात सदस्यों की समिति बनी थी जिसके अंदर उस समय में कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, टीटी कृष्णामचारी इनके प्रमुख सदस्य थे। दोस्तों इस समिति ने दोस्तों 6 महीने से भी कम की अवधि में फरवरी 1948 में अपना पहला ड्राफ्ट तैयार करके प्रकाशित कर दिया। इसके साथ साथ भारतीय जनता को इसमें संशोधन के लिए 8 महीने का समय दिया गया। इसके तत्पश्चात दोस्तों लोगों के द्वारा बदलाव और सुझाव को देखते हुए अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। अंततः 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस ड्राफ्ट का अंतिम रूप पेश किया। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जब इस ड्राफ्ट का अंतिम रूप तैयार किया गया तो इस प्रारूप के ऊपर 32 दिनों तक विचार विमर्श चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा। इसके दौरान संविधान में 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से कि 2,243 पर विस्तार से चर्चा की गई। अंत में भारत के संविधान को 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वर्तमान में यह संख्या दोस्तों 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स में विभाजित है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में मौजूद 284 सदस्य और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से अपना लिया गया। यही दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजन गवर्नमेंट जैसे प्रावधानों को छोड़कर संविधान के शीर्ष प्रमुख भाग समस्त भारत में लागू कर दिए गए। इसी कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 26 जनवरी का महत्व क्या था। इसी दिन 26 जनवरी 1930 को इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसको हम उस समय में आईएनसी बोलते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जो कि लाहौर में था। इसके बाद पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया और इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन के स्मरण में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की तारीख रखी गई। इससे पहले दोस्तों 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा की बैठक हुई। ये आखिरी बैठक थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि संविधान सभा समाप्त नहीं हुई। भारत की अस्थायी संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951 तक यह सभा काम करती रही, जब तक कि उस समय में आम चुनाव नहीं हुए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो संविधान के बारे में। आशा करता हूं जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, शेयर की, आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी मेरी वीडियो में आपको त्रुटि लगती है, देन यू आर फ्री टू शेयर योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस। आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, इससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।